ऐसा क्या होता है ऐसे मेरे से नाराज हो तो सेमिनार में आना नहीं। आपको पता ना पब्लिसिटी नहीं चाहिए अपने को। बस मेरे से जो पूछना होता है तो मेरी क्लास में पूछ लिया करो। तुम सेमिनार में आके क्या होता है? कैसे पढ़े सर? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो पहली बात तो ये कि जब आप ये कहते हो कि सर पढ़े कैसे, तो किसी का पढ़ने का तरीका एक जैसा होता ही नहीं है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। किसी को 1 घंटे बैठने के बाद में नींद आने लगती है, कोई 4 घंटे बैठ लेता है। तो आपकी अपनी कैपेसिटी है। कोई 5 मिनट के अंदर सो जाता है कहीं आप में से ऐसे जो 5 मिनट वाले भी हैं, है ना। तो ये चीज तो है ही नहीं कि भाई कैसे पढ़े। आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि सर क्या पढ़े, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ना कैसे है ये तो सबका इंडिविजुअल मैटर होता है कि कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे। टाइम टेबल दीवार पे चिपका रखा है तुमने कि 2 से 4 ये पढ़ना है, 4 से 6। कुछ नहीं होता इससे। हकीकत में कुछ नहीं होता उससे, मेरे को पता है ना। तो पढ़ना वो है जो हमारे एग्जाम के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अपन ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं अभी तक, उनके अंदर डिटेल काफी सारी पढ़ी है। और डिटेल के साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि ये तो एग्जाम में पूछा जाता है और ये नहीं पूछा जाता। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, तो प्रायोरिटी हमारे को देने की इम्पोर्टेंट क्या है उसकी, पहली बात तो। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन शिवालय के पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके उसके लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल सुन लो रे, सुन लो मैं बताऊं ना। जो चीज आपके एग्जाम में आनी नहीं उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है क्या? सुन लो रे। पता कैसे लगेगा इसका, बता दिया ना हमने। जहां पर हमने पेपर करवाया, जब जहां पर भी थ्योरी लिखी है मैंने करवाया कि ये एग्जाम में पूछा जाता है नहीं पूछा जाता, फिर भी करवाया हमने। जैसे कि क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, टिश्यूज के अंदर इतना बड़ा टिश्यू पढ़ा अपन में एनाटॉमी के अंदर, लेकिन मैंने बताया आपको कहां से पूछा जाएगा कहां से नहीं पूछा जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने कहा कोशिका इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना। तंतुओं के अंदर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वसी उत्तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, श्वेत वसी उत्तक, पीला भूरा वसी उत्तक। क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो फालतू उसके अंदर दिमाग लगाओ आप कि नहीं साहब कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार का, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, एडल्ट कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू, फिर उसको 2 भागों में डिवाइड करो। कोई मतलब नहीं है उसका। पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो चीजें हमारे से पूछी जाती है वो शिवालय के पेपर के अंदर आती है, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग टाइप की है ना। वो प्रॉब्लम आप थोड़ी सी समझ नहीं पाओगे, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं आपको गौर करने की सलाह नहीं दूंगा। उसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अपने जो हर सब्जेक्ट है अपना उसके पीछे 2-3 पेज तो खाली रहते ही रहते हैं, आप उनको मेंशन करते जाओ। जैसे कि विश्व के अंदर एफएमडी का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर है, ये चीजें आपसे कोई नहीं पूछेगा, मेरे ऊपर यकीन रखो आप तो। ठीक है। HSDL पूछा जाता है तुम्हारे से, मैंने लिखवाया तुम्हारे को। ठीक है। तो अब आगे चिकन पॉक्स आएगा उसके अंदर बात करेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा आएगा, बर्ड फ्लू आएगा, उसके अंदर और लिखवाएंगे तुम्हारे को। तो जो चीज पूछी नहीं जाती फिर पेपर के अंदर आ रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको कॉपी के पीछे की तरफ लिख लो एक लाइन के रूप में। भाई ठीक है, विश्व के अंदर एफएमडी का ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर लिख लो उसको। टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन उस चीज को लेकर आपको टेंशन में आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरी चीज है ना, जो
में और रिवीजन होने में फर्क होता है। आप कोई से भी नोट्स लेके बैठते हो ना, जैसे मान लो एनाटॉमी है, एनाटॉमी तो आपने कहा ना उस टाइम पे जोश जुनून बहुत था आपके अंदर, आपको सारी याद है, मेरे को पता है। 8% अगर 10 के 10 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा एनाटॉमी याद है। और उसका रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे आपके अंदर भी जोश जुनून था पूरा पूरा, है ना, तो सारी यादें कहीं से पूछ लो बीच के अंदर से। अब जो रिवीजन करते हो ना उसके अंदर आप जैसे नोट्स पलट के देखते हो तो आपको लगता है कि ये भी याद है ये भी याद है, एक्चुअली में वो याद नहीं है, वो आपका पढ़ा हुआ है, वो वर्ड्स आपके देखे हुए हैं। अगर आपको लगे ना कि मेरे को ये टॉपिक याद है, एक बार कॉपी बंद कर लो और मन में रिवाइज करके देख लो। अगर मन में रिवाइज कर लिया इसका मतलब याद है, वरना याद नहीं है, वो सिर्फ पढ़ा हुआ है आपका। तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। सब्जेक्ट कोई सा भी कठिन या सिंपल नहीं होता, बात सिर्फ इतनी सी कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी देर हो। अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ लोगे तो कठिन कुछ भी नहीं होता। एनाटॉमी घना ही कठिन लगता होगा कॉलेज के अंदर आपको, अब लगता है क्या? रीजन सिर्फ एक है, जो जुनून कंसंट्रेशन के साथ में पढ़े। अब लास्ट टाइम चल रहा है आपका, थोड़ा सा आपका मन भी इधर उधर जाता है। इधर उधर जाने से मतलब जैसे सोच रखा होगा कि भाई कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन ये जो टाइम रहेगा, फिर से कहता हूँ, सबसे बड़ी गलती जो मेरे को लगती है वो रहती है कि कोचिंग खत्म होने के बाद के अंदर आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं। और उस टाइम के यूटिलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी गलती घर चले गए थे। रीजन सिर्फ इतना सा है, जो आप पंक्चुअलिटी यहां पर फॉलो करते हो वो घर पर पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कुछ ही कर लो, कितनी कोशिश कर लो, मेरे से भी नहीं हो पाती, मैं भी नहीं कर सकता उस चीज को। तो कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो यहीं पे रुकने की कोशिश करो, नहीं है पॉसिबल तो घर पे कोशिश करो कि घर पे ना रह के लाइब्रेरी वगैरह पे ज्वाइन करो, है ना। क्योंकि घर में रहोगे तो मम्मी काम के लिए तो बोलेगी बोलेगी, चाहे कुछ ही कर लो आप। मम्मी है वो, है ना। और ज्यादा नहीं करोगे तो गाड़ी और है उसके पास में। ठीक है, चलो। सर आपकी हमसे कोई दुश्मनी है क्या जो आप माइक क्यों बना? अरे बोल रहा हूँ ना तुम्हारे को, है ना। कई चीजें क्या है ना सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। हेडिंग डालोगे पोल्ट्री डिजीज। मुर्गियों की बीमारियां। किसके अंदर है? क्या हो गया? देख लेना लाइव के अंदर से, है ना। कई बार जैसे, अरे सुन लो रे, मेरी भी सुन लो, है ना। मैंने क्या कहा, हमने जो लिखा है वो, हमने जो लिखा है बस, बात खत्म। अब देख लेना ऑप्शन क्या है तुम्हारे। क्लियर है सबको? क्या पता है आपको कि हमने जो लिखा है वो, अब ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से देख लेना आंसर क्या देना चाहिए आपको। समझ गए ना। हर बार इस चीज को लेकर बहसबाजी मत किया करो कि सर लाइव के अंदर ये था, लाइव के अंदर ये था। लाइव के अंदर कुछ हो, हमने जो लिखा है वो बिल्कुल, बात इतनी सी। हेडिंग डालोगे पोल्ट्री डिजीज, और पोल्ट्री के अंदर बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले वायरल डिजीज की। लिखो मुर्गियों में होने वाले रोग, और ए नंबर पे लिखोगे वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। ठीक है, एक नंबर पे लिखो इसके अंदर रानीखेत डिजीज। रानीखेत बीमारी। रानीखेत डिजीज। लिख लिया? देखो इधर, अब सुनते जाओ, बाद में लिखोगे। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको हम न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज? न्यू कैसल डिजीज इसलिए कहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर है जिसका नाम है न्यू कैसल, वहां पर सबसे ज्यादा पहले इस बीमारी का पता लगा था। भारत के अंदर वो जगह कौन सी थी? तो भारत के अंदर रानीखेत जगह पर होने के कारण रानीखेत डिजीज,
विश्व के अंदर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल डिजीज में बीमारी को पता लगा था, इसलिए इसको न्यू कैसल डिजीज। दूसरा नाम कहते हैं इसको एवियन डिस्टेम्पर, क्या बोलते हैं? और तीसरा नाम है इसका डोयल डिजीज। कौन सी डिजीज? तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? न्यू कैसल डिजीज। एवियन डिस्टेम्पर और डोयल डिजीज के लिए बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है और पेपर में पूछा जाएगा तो कर लेना, बाकी बोर्ड नहीं पूछेगा आपसे। बोर्ड सिर्फ किसके ऊपर चलेगा? रानीखेत के ऊपर और न्यू कैसल के ऊपर। कारण की अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर वायरल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? और वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस? पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। इस पैरामिक्सो वायरस की भी अगर बात करते हैं तो इसके 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, यानी कि 3 रूप। जैसे कि एफएमडी के अंदर पढ़ा था ना स्ट्रेन, ओएसी, एशिया 1, सेट 1, 2, 3। एशिया के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? भारत में कौन कौन से? एशिया 1। और सबसे ज्यादा ओ स्ट्रेन कौन सा है? ठीक है। वैसे ही पैरामिक्सो वायरस के 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक तो आता है वेलोजेनिक, एक आता है मीजोजेनिक, और एक आता है लेंटोजेनिक। कितने स्ट्रेन मिलेंगे आपको? 3। सबसे पहले वेलोजेनिक, दूसरे नंबर पे मीजोजेनिक, और तीसरे नंबर पे लेंटोजेनिक। ठीक है। इतना डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने स्ट्रेन पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं। बुक्स में दे रखे हैं सिर्फ इस वजह से। वेलोजेनिक की अगर बात करते हैं तो ये पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? और सबसे ज्यादा घातक भी कौन सा है? वेलोजेनिक स्ट्रेन। अगर बात करते हैं लेंटोजेनिक की तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित रहेगा, और सबसे कम घातक कौन सा रहेगा? मीजोजेनिक, यानी कि मध्य रूप, यानी कि पाचन और श्वसन दोनों आएंगे और मीडियम सा ही काम करेगा ये वाला। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि रानीखेत डिजीज किसके कारण होती है? पैरामिक्सो वायरस के कारण। ठीक है। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो पोल्ट्री डिजीज के अंदर लक्षण वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते नहीं, क्योंकि पोल्ट्री डिजीज का जो कंफर्मेशन करते हैं वो हम करते हैं पोस्टमार्टम के द्वारा। किसके द्वारा? पोस्टमार्टम। क्योंकि मोर्टेलिटी काफी ज्यादा होती है, तो जब मरी गई तो उसको काट कर ही देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लक्षणों से ज्यादा हमारे को पता लगता भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर लक्षणों की बात करें तो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है तो इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट आएगा, डायरिया होना नॉर्मल है। कलर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कलर की दस्त इसके अंदर आएगी, तो व्हाइट ग्रीनिश डायरिया कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलेगा? व्हाइट यानी सफेद, ग्रीनिश यानी ग्रीन, सफेद और हरा दस्त कौन सी बीमारी के अंदर? रानीखेत के अंदर। पोस्टमार्टम फाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो एक नाम आता है पिन पॉइंट हिमरेज। हिमरेज, और ये किसके अंदर मिलेंगे आपको? प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर। किसके अंदर? प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर। ये कंफर्मेटिव साइन माना जाता है किसके लिए? रानीखेत के लिए। तो व्हाइट ग्रीनिश डायरिया तो सिर्फ नॉर्मल, जब मुर्गियां बीट कर रही है उसका कलर देख लो आप, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उसके अंदर कि हाँ ठीक है रानीखेत डिजीज है। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के अंदर अपन ने पहले एनाटॉमी के अंदर पढ़ा है कि मुर्गी में आमाशय के कितने भाग होते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस और सत्य किससे बोलेंगे? पेशिया। पीसने का काम कौन करेगा? पाचक एंजाइम किसमें? ठीक है। तो प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर ऐसे छोटे छोटे दाने सा हिमरेज रहेगा जिसको बोलते हैं पिन पॉइंट हिमरेज। स्पेसिफिक है, सिर्फ रानीखेत के अंदर ही देखने को मिलेगा और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास में है ही नहीं, उससे पहले तो सलट जाती है फिर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कारण, दूसरा नाम और व्हाइट डायरिया, ये हमारे को याद रखना है। वैक्सीनेशन की बात अपन पूरी एक सारणी लास्ट के अंदर बना लेंगे भाई कौन कौन से डिजीज के लगाते हैं। क्लियर? ठीक है। रानीखेत के लिए कई बार कई बुक्स के अंदर ये दे रखा है कि 1 दिन के ऊपर लगाते हैं इसका टीका, है ना। ध्यान रखना आपसे जो कुछ, अरे सुन लो रे, मेरी भी सुन लो, मेरे को पता है कब लगाते हैं। मैंने कहा बुक्स में दे रखा है ऐसा, कई बार क्वेश्चन भी दिया हुआ होता है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 0 डे का पूछा जाता है कि 0 डे वैक्सीनेशन किसका करते हैं, और वो किया जाता है मैरेक्स का। किसका? मैरेक्स। 0 डे का मतलब है जिस दिन चूजा अंडे से बाहर निकला है उसी दिन 0 डे।
जैसे रेबीज के अंदर लिखा था ना 037, तो वहां पर 0 डे कौन सा था? जिस दिन कुत्ते ने काटा। तो 0 डे वैक्सीनेशन मेरेक्स के अंदर किया जाता है, उसकी बात अलग से कर लेंगे अपन। क्लियर? लिखो इसके अंदर सबसे पहले, लिखो हेडिंग डालो रानीखेत डिजीज। अन्य नाम लिखो इसका, न्यूकैसल डिजीज, डोयल्स डिजीज और एवियन डिस्टेंपर। न्यूकैसल डिजीज, एवियन डिस्टेंपर और डोयल्स डिजीज। डोयल्स डिजीज। नेक्स्ट लिखो कारण। सर एवियन पेस्ट भी है ना? हाँ बिल्कुल एवियन पेस्ट बोलते हैं। कारण लिखो पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, इसके 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं। लिखो इसके 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं। 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं। सबसे पहले लिखोगे वेलोजेनिक। वेलोजेनिक लिखोगे सबसे घातक। वेलोजेनिक सबसे घातक कौन से तंत्र को प्रभावित करेगा? सबसे घातक कोमा लगाओ, लिखो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फिर लिखोगे मीजोजेनिक मध्यम घातक, पाचन प्लस श्वसन तंत्र दोनों को प्रभावित करता है। फिर लिखोगे लेंटोजेनिक, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सबसे कम घातक। सबसे कम घातक स्ट्रेन कौन सा है? लेंटोजेनिक। कौन से तंत्र से संबंधित रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट लिखो लक्षण। आराम से लिखो, आराम से। एक एज और पूछी जाती है हमारे से कि किस एज के पक्षियों के अंदर सबसे ज्यादा हो जाते हैं? 4 वीक। सर्वाधिक। अगर बात करते हैं मैरेक्स की तो वो 12 से 24 वीक की एज के अंदर सर्वाधिक होगा। लक्षणों में लिखो व्हाइट ग्रीनिश डायरिया, सफेद हरे दस्त, और दूसरा लिखोगे पिन पॉइंट हिमरेज इन प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर पिन पॉइंट हिमरेज। और एज भी लिखोगे 4 वीक की एज में सर्वाधिक।
वैक्सीनेशन की बात एक साथ कर लेंगे अपन। रूट क्या रहेगा, कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, ये सारी बातें अपन लास्ट में कर देंगे। पोल्ट्री डिजीज के अंदर अभी तक कॉमन नेम और कारण के अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया, सिम्टम्स कभी नहीं पूछे गए आपसे, तो लिमिटेड सिम्टम ही लिख रहे हैं और पोस्टमार्टम फाइंडिंग अपन लिख रहे हैं अगर गलती से पूछा जाए तो, बाकी पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी भी, इतना डीप होता नहीं है आपके लिए। दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखो, मैरेक्स डिजीज। वायरल डिजीज के अंदर दूसरा नाम आता है मैरेक्स डिजीज। मैरेक्स डिजीज। सर जी ऑनलाइन वालों की भी सुन लो, डेफिनेशन बताना, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन किस चीज का है ये बताओ मेरे को। तो तीनों डिफाइन लिखी है मैंने आपके लिए, फोडर की, स्टोवर की और स्ट्रा की, तीनों डिफाइन लिखी थी आपके लिए। फोडर के अंदर सीधा सीधा लिखा था किसी भी फसल का जमीन से ऊपर और हवा में स्थित भाग, क्या कहलाएगा? फोडर। अगर उस फोडर के अंदर मान लो जैसे गेहूं ही है, गेहूं में से अगर आपने थ्रेसर में डाल के दाने निकलवा लिए तो स्ट्रा, क्या कहलाएगी? स्ट्रा। लेकिन अगर बाजरे में से सिट्टा काट लिया तो स्टोवर। तो ईयर, हस्क या हेड के अलावा भाग तो क्या कहलाएगा? स्टोवर, है ना? पूरा का पूरा है तो फोडर, और अगर दाने या बीज निकाल लिए तो स्ट्रा। बस। और कोई कंफ्यूजन बताओ भाई, लाइव वालों तुम्हारी है क्या भाई? लाइव वालों अब तो बोलो तुम, नहीं है? चलो कोई ना, दूर कर लेंगे कंफ्यूजन। मेरेक्स डिजीज की अगर बात करते हैं तो अन्य नाम के अंदर आता है इसका एवियन ल्यूकोसिस। क्या नाम आता है? एवियन ल्यूकोसिस। एवियन ल्यूकोसिस बेसिकली नियोप्लास्टिक ड्रग है, नियोप्लाज्मिक डिजीज है, यानी कि मुर्गियों में कैंसर जैसा रोग। कैंसर जैसा रोग कौन सा है? मैरेक्स डिजीज। कारण की अगर बात करते हैं तो हर्पीज वायरस है। हर्पीज वायरस पहले भी लिखा अपन ने, कौन सी बीमारी? बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल लिखा था। बीवीडी का कारण बताओ, बोवन वायरल डायरिया का, पेस्टी वायरस। ठीक है, कारण हर्पीज वायरस है। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो यह कि 12 से 24 वीक की एज में सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक। दूसरे लक्षण, शरीर की जो बड़ी तंत्रिकाएं होंगी, तंत्रिकाएं, जैसे कि सियाटिक हो गई है, में पैरालिसिस आ जाएगा, लकवा आ जाएगा, तथा रस्सीनुमा, रस्सी जैसी हो जाएगी, हो जाती है। सियाटिक नर्व पैर के अंदर पाई जाती है, तो पैरों में कई बार ऐसा होता है एक पैर में लकवा आ गया और एक नॉर्मल है, तो इस पैरालिसिस के कारण एक विशेष फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन पोस्चर, या फिर इसको बोलते हैं स्प्लिट लेग। कौन सी लेग? स्प्लिट लेग। यानी कि एक पैर को तू घुमाएगा और दूसरे पैर को सीधा रखेगा, जैसे दौड़ने के लिए तैयार होता है ना कोई, उस टाइम पे। यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? खड़े खड़े थोड़ी पकड़ लेता, पहले नीचे झुक के पैर को पीछे करके, एक पैर आगे एक पैर पीछे, कुछ वैसी पोस्चर आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन पोस्चर या स्प्लिट लेग। दोनों किसके कारण आएगी? सियाटिक नर्व के अंदर पैरालिसिस होने के कारण। इसके अलावा सिम्टम्स की अगर बात करते हैं यहां पर, पंखों में कैंसर के नोडुल्स बन जाएंगे, इसके अंदर गांठें बन जाएगी, गांठें बन जाती है। ट्रीटमेंट हमारे पास में कुछ है नहीं, वैक्सीनेशन की बात हम बाद में कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है एवियन ल्यूकोसिस, हर्पीज वायरस,
और नियोप्लास्टिक डिजीज कौन सी रहेगी। खास बात एक जो यहां पर आपको याद रखनी है कि वैक्सीनेशन जो किया जाता है वो करेंगे हम 0 डे पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। कैसे हैं सर? नहीं नहीं सर, गर्मी तो नहीं है, आप बाहर से आए हो ना इसलिए आपको लगता है ऐसा। नहीं ऐसे दे दो, लाइव की जरूरत नहीं है, मार्कर दे दो, बता देता हूँ। आज मेडिसिन तो कंप्लीट हो जाएगी, मेडिसिन हो जाएगी ना आज, मेडिसिन तो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा ऐसे ही बोल दो। अच्छा मेडिसिन तो कंप्लीट हो जाएगी, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ सर लाइव भी बताना। अच्छा तो जिनका एनाटॉमी किन किन का बचा है तुम्हारे में कोई सब्जेक्ट, कल सुबह बीपी सर क्लास लेंगे 7 से लेके और 11 बजे तक। जो बचा है ना तुम्हारे एनाटॉमी में, पहले हो रखा है ना। हाँ एक तो इस बैच में है, एक महाकाल के बैच में कुछ बच्चे उनका भी बचा हुआ है, तो उनको कल दोनों को साथ लेके 7 से 11 कल होता ठीक है, नहीं तो संडे को लेके इसको कराओ। और फिर ये एक बैच तो उड़ान तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। बचा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के लिए फार्मा चालू हो गई, ठीक है। और फिर माइनर टेस्ट चालू करता हूँ, गायनी तो कर दूंगा चालू, कोई दिक्कत। वो तुम्हारे तो हो ही गए ना। हाँ तो सर जैसे मेडिसिन होगी फिर बाद में, हाँ हाँ वो मैं ले लूंगा एक दिन में, थोड़ी कोई ये हो गया कि 4 महीने तुम्हारे को आए हुए। हाँ तो फिर कोई एक दिन में थोड़ी सिलेबस होता है ऐसे, कोई सिलेबस ही करना तो वैसे बताओ, कल और बुला देता हूँ 2 ही मास्टर, नहीं 3 4, एक तो राजेश जी यादव साहब, एक रोहित जी, एक वो अशोक भामू जी, ऐसे डोल रहे हो। नहीं रोजाना कह रहे हैं हमारी क्लास कब लगाओगे, लगा दूं, और तो क्या सिलेबस करा दूं आपको एक एक मास्टर। नहीं तो फिर चल रहा आराम से सिलेबस, पानी वानी पी लेते हो सही तरीके से, नाटकबाजी तो नहीं करते हो। हाँ है बीपी सर, शांति से पढ़ते हैं कि एक बोतल ला के छोड़ के जाता हूँ, रोजाना ले जाते हो। हाँ। नहीं तुम्हारे लखनी ऐसे ही है तो पियो वैसे ही, नहीं हाथ से पियो। तुम गिलास छोड़ने वाले हो क्या, जो थोड़ा के अंदर बाथरूम की टोटियां नहीं छोड़ते तो तुम गिलास तुम पूरे पशुधन बने हुए हो, नहीं तुम पूरे एलआईसी वाले बने हुए हो। रेगुलर तैयारी रखो, टाइम पे सिलेबस हो रहा है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है। कोचिंग चाहिए नहीं कि उड़ान का बेच का सिलेबस हो गया तो चलेंगे, 12 तारीख को तुम्हारा सारा सिलेबस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो तरीके से तैयारी करो, प्रॉपर तरीके से और बड़ी ईमानदारी से, सुन रहे हो ना। सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने के आपके चांस है 100%। ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, सर आप कितने अच्छे हो, अरे हाँ देखो सर, ये तो ऑफलाइन वालों को ही पता है कितने अच्छे हैं ना। हाँ। नंबर नंबर सही आ रहे हैं क्या, वो तो बाद में बात करूंगा। और जो एनाटॉमी क्लास है कल भी, और परसों, परसों क्या वार हो गया, गुरुवार। हाँ तो देख लेंगे बीपी सर से कल, और जब क्लास ले पूछ लेना कि परसों भी लगेगी तो क्लास ये देख लेंगे, सुबह के टाइम लग जाएगी परसों भी, ठीक है। परसों भी आ जाना, सुबह 7 से 11, कल भी आना है परसों भी आना है, ठीक है। रेगुलर ही आना है, संडे तक जो भी सिलेबस, एनाटॉमी की सुबह से ये क्लास रेगुलर लगानी है इनकी, ठीक है। जिस दिन आप ऑफिस जाके आओ तो चुप कम कर लेंगे इस टाइम को, ठीक है बेटा। और तैयारी कर लो ढंग से, अब सुन लिया ना अच्छी तरह से। इस बार सिलेक्शन सब्जेक्ट से होगा, ये भी ध्यान रखना, नहीं एलएसी उसमें जीके में तो बड़ा मामला जोड़ हो जाएगा इस बार, 10 सब्जेक्ट फंस जाएंगे, समझ रहे हो ना आप लोग। तो सब्जेक्ट को बड़ो ये ढंग से पढ़ लो बेटा,
नहीं? हाँ, और सबसे बड़ी बात, सर पे विश्वास करके जो सब्जेक्ट पढ़ाए ना वो पूरे पढ़ो। ये नहीं कि इधर का ला रहे हो मैटर, उधर का ला रहे हो, कहीं की लाने की जरूरत नहीं है आपको मैटर। सुन लिया? जो हमने लिखा दिया इससे सफिशियंट रहेगा। बोले कृपा से कहीं नहीं जाएगा बाहर, अभी तक तो गया नहीं, तो इस बार भी नहीं जाएगा। सुन लिया अच्छी तरह से? माइनर टेस्ट चालू करवाता हूँ एक एक सब्जेक्ट के, ठीक है? सब्जेक्ट तो पूरा आएगा, और हिस्ट्री वगैरह में इनमें टॉपिक वाइज ले लूंगा, जैसे स्थिति विस्तार ले लिया, राजस्थान का परिचय ले लिया, कभी इतिहास के अंदर, इस तरह से सारे बुकलेट जारी कर दूंगा। उससे पहले 1 जनवरी से सारी चीजें जारी कर दूंगा, 13 जून तक का शेड्यूल आप लोगों का, ठीक है? और बड़ी ईमानदारी से पढ़ना बेटा, और नए बैच चालू हो रहे हैं तो एडमिशन भी करा देना लाके। हंस क्या रहे हो? आप शिवालय परिवार के मेंबर हो? नहीं? नहीं करा रहे हो जब भी तो इतने बच्चे आ रहे हैं ना भाई, एडमिशन आप करा रहे हो जब भी तो बच्चे आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पूरे तो नहीं आए, पूरे नहीं आए अभी। अभी पेट नहीं भरा पूरे बच्चे से, तो और लाओ थोड़े। हाँ, नहीं, सुनो 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 सुनो, अब बैग मिल जाएंगे सबको, बैग उड़ाने वालों को मिल जाएंगे, ऐसे नहीं कि हमारे को फ्री कर रहे तो हमारे को बैग नहीं देंगे, सबको देंगे। मंडे को लौट आएगा, उसके अंदर कार्ड लिया ना कोचिंग का, सबको देंगे बैग, कोई दिक्कत नहीं। 2023 के बाद में, 2022 की भर्ती के बाद में किसी ने भी बैच ज्वाइन किया, सबको बैग मिलेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा? इस चीज के लिए बिल्कुल फ्री माइंड रहो आप लोग। और मेरी आदत में नहीं कि कोई 150 रुपए का बैग बनाता हूँ, बहुत अच्छा बैग बनवाया, देखा होगा आपने। हाँ, क्यों बच्चा कहीं लेके जाए तो शर्म नहीं आए उसको, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, नहीं ऐसे भाई, एक तो नॉर्मल 100-80 रुपए का बैग बनाती है तो स्टूडेंट को शर्म आती है कि इसको लेके जाऊं नहीं जाऊं, ये है सबसे बड़ी बात। तो बैग की क्वालिटी है अच्छी, आपका चिंता मत करो आप लोग, ठीक है? और बड़ी ईमानदारी से पढ़ो बेटा, थोड़ा सीख, हम कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं कि सर कोई कमी रखेंगे बार बार, ठीक है? दिन में टाइम नहीं मिलता तो इसलिए देखो तो सही, खेती धनिया खेती नहीं। हाँ, कि बीपी सर कौन से कोई गाने तो नहीं सुना रहे उनको? बीपी सर तो मशीन बना के रखते हैं ना आपको। हाँ, वो तो अर्सरी सुना देते हैं गाने तो। हाँ हाँ हाँ, वो सुना देते हैं, मेरे को पता है। हाँ, ठीक है? नया बैच चालू हो गया है, एक एक एडिशन और लाके करा देना। अरे और किसको कहूंगा आप बताओ मुझे, आपको नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा ये बताओ मेरे को? रोड पे जाके भीख मांगूंगा फिर बताओ? हाँ तो फिर तुम शिवालय फैमिली मेंबर हो भाई लोगों, आप आते हो तो अलग ही, आप देखो एक बार कोचिंग करके दोबारा आए हो कई बच्चे, तो अलग फीलिंग नहीं आती कि आपको भी घर के अंदर चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये लाइफ टाइम की बातें होती है बेटा, और ढंग से तैयारी करोगी इसी भर्ती के अंदर, आगे भर्तियां बहुत मुश्किल है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अभी तो हम आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अब आगे लड़े या नहीं लड़े ये तो भाग्य की बात है, ठीक है ना? हाँ, तो अभी तो तुम तैयारी करो, 2041 पोस्ट है, ये 2500 भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और 12 तारीख को 11 बजे सिलेबस आ जाएगा आपका। हाँ, ये और हाँ हाँ, क्यों मेरी बात में विश्वास नहीं होता क्या आपको? सही से बताओ, कौन सी, अरे कौन सी बात ऐसी है जिसके अंदर मैं आपको यूं गुमराह करके चला गया, मुझे बताओ आप लोग, हैं? बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है, बताओ मुझे आप लोग। तो फिर एडमिशन तो करा देना, तुम्हारी मर्जी हो तो। नहीं अच्छा पढ़ाया, अपनी आत्मा पे हाथ रखना कि सही पढ़ाया सर ने, तो जब तो करा देना, नहीं कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है, सही है गलत है? ठीक है? और सिलेबस कोई ज्यादा मामला नहीं आएगा, चिंता मत करो आप लोग, है ना? सब्जेक्ट तो 20 बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट 80 हो जाएगा, जीके 40 से 50 हो जाएगा। नहीं पहले विचित्र विचित्र हो गया था जब मामला गड़बड़ हो जाता, यह है, ठीक है? आज 10 होगी, कल कल का दिन है, परसों हाँ 11 बजे आ जाएगा सिलेबस। 4 बजे से ही रहता आपके, है ना? 11 बजे से ही नहीं हो रहा है इसका मतलब, है ना? 11 बजे शूट नहीं हो रहा ना आपको, फिर 4 बजे शूट होता है क्या? तो फिर 4 बजे जारी हो जाएगा, और बोलो। हाँ, क्या क्या डायलॉग दे रहा है? ठीक है, अब कराओ सर, सिलेबस नहीं होगा इनका, नहीं तो फिर रह जाएगा कुछ ना कुछ। ना ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। खिलाते ही नहीं खर्च कर दिया करो इधर से, कुलर वाले है ना ये, मैं तो यहाँ आप देखो गली गली में कुलर वाले हो रखे। अपॉर्चुनिटी देखी है सर इन्होंने यहाँ पर, या अवसर है इनके लिए
केले से नहीं बने तो फिर अपने को क्यों नहीं बनेंगे? तुम्हारे को तो पता ही है। तुमसे बेटर कौन जानता है ना? तैयारी करनी है। लास्ट टाइम आ गई है, मतलब आप लोग ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। 13 जून आते टाइम नहीं लगी नहीं, फिर सर्दियों में निकल जाएगा तो में चालू हो गया लग जाओगे इस बार भंडारा करना पड़ेगा। करवाते हैं पोस्ट बड़े करवाएंगे आपके लिए, पोस्ट बड़े करवाएंगे आपके लिए पक्का। पोस्ट बड़ों का भंडारा ही होगा मतलब वो एक तरीके से। क्या कब कब सर्दियां सर्दियां आने तो थोड़ी सी भी मजा नहीं आ रहा सर्दियों में। उतारो चलो। कौन सी बाकी? अच्छा लास्ट वाली क्लास बाकी है, कल 11 से 12 लेके करवा देंगे उसको। वो बेसिकली तो क्या है, क्लास है ही नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं करवाओ, तो इसलिए करवा देंगे अपन। कल 7 से 11 आना है, ध्यान रखना जिनकी एनाटोमी है, एनाटोमी जिनकी बाकी है वो 7 से 11 आएंगे उधर अब पुरानी ब्रांच पे। बिना बोले लिखना है। ऑनलाइन टेस्ट की बुकलेट मंगवा सकते हैं क्या सर जी? ऑफिस में कॉल करके पूछ लेना यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता। स्पोर्ट्समैन पोस्चर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, लेकिन स्प्लिट लेग जरूर दिया जाएगा कि स्प्लिट लेग कंडीशन किस में पाई जाती है, मैरेक्स के अंदर। जीरो डोपर वैक्सीनेशन में एचवीटी काम में लेते हैं, हर्पीज वायरस ऑफ टर्की, एचवीटी वैक्सीन। दिक्कत यहां तक? लिखो, आराम से लिखो।
सर वैक्सीन को पानी में मिलाकर देते हैं इंजेक्शन के अंदर? पानी में मिलाकर इंट्रानेजल दी जाती है नाक के द्वारा। जिन्होंने लिख लिया हेडिंग डालो बर्ड फ्लू। पहले नंबर पे रानीखेत है, दूसरे नंबर पे मैरेक्स है और तीसरे नंबर पे बर्ड फ्लू। लिख लिया सबने? देखो इधर, तीसरे नंबर पे बात करते हैं बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से प्रकार की बीमारी है? एंडेमिक, पेंडेमिक? पेंडेमिक डिजीज है। जूनोटिक है क्या? है क्या? पोक्स जूनोटिक नहीं होती क्या? जूनोटिक डिजीज है। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या बोलेंगे? एवियन इन्फ्लुएंजा। कारण की अगर बात करते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका भी टाइप है ए और इसकी फैमिली है ऑर्थोमिक्सोविरिडी। कौन सी फैमिली है? ऑर्थोमिक्सोविरिडी। ओरिजिनल वायरस का नाम तो है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइप कौन सी है और फैमिली ऑर्थोमिक्सोविरिडी। इस वायरस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दो प्रकार की प्रोटीन, एक तो होती है एच और एक होती है एन। एच को हम बोलते हैं हीम एग्लूटिनिन और एन को बोलते हैं न्यूरामिनिडेज। तो इस प्रोटीन के आधार पर ही इस वायरस के अलग अलग प्रकार या स्ट्रेन पाए जाते हैं। इसके स्ट्रेन की अगर बात करते हैं तो अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग रोग कोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H5N1 की अगर बात करते हैं तो ये कोज करता है बर्ड फ्लू। कौन सा फ्लू? H1N1 की बात करते हैं तो ये करता है स्वाइन फ्लू। कौन सा फ्लू? H7N7 ये करता है हॉर्स फ्लू। कौन सा फ्लू? इसके अलावा अगर बात करते हैं H3N8 ये करता है डॉग फ्लू। कौन सा फ्लू? हम किसकी बीमारियां पढ़ रहे हैं? आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक थोड़ा सा स्वाइन फीवर वाला भी याद रखना क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो पेंडेमिक डिजीज है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी अगर बर्ड फ्लू की आउट हुई है तो भारत वाले वैसे घबरा जाते हैं, मारने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं इनके अंदर। ठीक है, तो पेंडेमिक भी है और साथ में साथ जूनोटिक भी है। कारण की अगर बात करते हैं तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, टाइप ए नाम है इसका। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर फैमिली है ऑर्थोमिक्सोविरिडी। दो प्रकार की प्रोटीन मिलेगी आपको एच और एन के नाम से। एच के अंदर हीम एग्लूटिनिन और एन का मतलब न्यूरामिन। इसको हिंदी में लिख देते हैं हीम एग्लूटिनिन। और इसको बोलते हैं न्यूरामिनिडेज।
अलग अलग स्ट्रेन है इसके। बर्ड फ्लू किसके कारण होगा? H5N1 का, और H1N1 के कारण H7N7 और H3N8 डॉग फ्लू। हमारे को H5N1 याद रखना है। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो सिंपल जुकाम वाले लक्षण आते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं थोड़ी सी हेवी मोर्टेलिटी की, तो उस कंडीशन के अंदर साइनोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? साइनोसिस का मतलब होता है नीलापन। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कोम्ब के अंदर हो सकता है, वेटल्स के अंदर हो सकता है, वेटल्स, इसके अलावा पैरों के अंदर भी क्या हो जाएगा? साइनोसिस। तो इनके अंदर साइनोसिस को होना कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। ब्रूसी और साइनोसिस दो अलग अलग टर्म लिखी थी जब सर्जरी पड़ी थी। हमने कहा था सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज के टूटने से क्या होता है? ब्रूसी। ध्यान रखना, ब्रूसी चोट के द्वारा ही बनेगी हमेशा। किसी न किसी प्रकार की चोट लगी तो ही वो शुरुआत के अंदर लाल और फिर बाद में नीली। साइनोसिस एक कॉमन टर्म है कि जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हुई उस केस के अंदर वहां पर कौन सा इफेक्ट आएगा? साइनोटिक वैल्यू। तो साइनोसिस आता है कोम के अंदर, वेटल्स के अंदर और लेग्स के अंदर। अगर बात करते हैं मोर्बिडिटी की, मोर्बिडिटी, और अगर बात करते हैं मोर्टिलिटी की, मोर्बिडिटी 100% है। कितनी है? यानी कि संक्रमण फैलाने की दर तो कितनी रहेगी? 100%। और मोर्बिडिटी की अगर बात करते हैं तो ये 70% मृत्यु दर। तो मरे चाहे नहीं मरे, लेकिन हम मार देते हैं। जांच के लिए एक जगह ही भेजा जाता है, डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के लिए हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोसिस लेबोरेटरी। कहां पर है? भोपाल। यहीं पर डायग्नोसिस होगा और कहीं पर नहीं होगा। ट्रीटमेंट वगैरह कुछ है नहीं, मार ही देंगे हम तो। कहीं का ट्रीटमेंट करोगे फिर आप? ठीक है। तो HSADL बेसिकली भोपाल के अंदर है। राजस्थान के अंदर अभी जो अपनी स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर है 5 बत्ती के ऊपर, है ना, इसके अंदर हमने बर्ड फ्लू की जांच के लिए सुविधाएं तो विकसित कर ली है और कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक वैलिडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला नहीं है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले विजिट करेगी यहाँ की लैब का, और उसके बाद में देखेगी क्या इनके पास में पर्याप्त तो सुविधाएं हैं इसके डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद में वो सर्टिफिकेट देती है, उसके बाद में ऑथराइज होगी। तो अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही लेबोरेटरी है जो बर्ड फ्लू की जांच के लिए अधिकृत है, HSADL। कहां पर मिलेगी? भोपाल के अंदर, और कहीं पे कुछ नहीं है। अब सैंपल क्या भेजेंगे? पूरी मुर्गी जाएगी। मर गई बित्ती सी मुर्गी भेज दो बर्फ के अंदर लगा के, और क्या। लिखो किसका? जिंदी का क्या सैंपल लेगा तो? इतनी मेरे पास में 1000 मुर्गियां, एक मुर्गी मरने से मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा।
किसमें H7N7 H3N8 डॉग फ्लू, H7N7 हॉर्स फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू। अंडरलाइन करोगे H5N1 को। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो।
इसको डिजीज ही करना, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, डायग्नोसिस की जगह। अभी खुद की गलती करके काटोगे ना तब दुख नहीं होगा तुम्हारे को, है ना। मैंने कह दिया तो तुम्हारे को दुख हो रहा है। नहीं ऐसे कर लेते ना, मेरी तरह ऐसे गोला कर लेते बस, नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो गंबोरो डिजीज। गंबोरो डिजीज, देखो इधर अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। कौन सा डिजीज? इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये कहां पर होगी? बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस नाम सुना हुआ लग रहा है। कहां पर पड़ा था? क्लोएका के 3 पार्ट थे, कोप्रोडियम यूरोडियम, कोप्रोडियम यूरोडियम। बर्सा ऑफ फैब्रिकस किस में पाया गया था? प्रोक्टोडियम के अंदर। तो मुर्गियों के अंदर बर्सा ऑफ फैब्रिकस बेसिकली पार्ट है क्लोएका का। किसका पार्ट है? और ये क्लोएका के अंदर बेसिकली क्या होगा? इन्फ्लामेशन या सूजन आएगी। इस बर्सा ऑफ फैब्रिकस का कार्य क्या है? टी और बी लिम्फोसाइट का निर्माण करना, साइट का निर्माण करना। तो बेसिकली अगर बात करते हैं तो लिम्फोसाइट का निर्माण करने के लिए बर्सा ऑफ फैब्रिकस है, और लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कौन करेगी? गंबोरा या इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने के कारण हिमोलाइसिस या हिमोलाइटिक, हिमोलाइटिक डायरिया। इसके अलावा वेंट पर पक्षी चोंच मारने लगते हैं, मारने लगते हैं। कोई नहीं पूछता तुम्हारे से, एक कारण कारण पूछेंगे, याद रख लेना। रियो वायरस। कौन सा वायरस? रियो वायरस। तो क्लोएका जैसे बर्सा ऑफ फैब्रिकस तो नाम दिया नहीं जाता, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया भाई क्लोएका में संक्रमण कौन सी बीमारी के अंतर्गत होता है? गंबोरो के अंदर, क्योंकि क्लोएका का पार्ट ही कौन सा है? बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस में इन्फ्लामेशन हो चाहे क्लोएका में इन्फ्लामेशन हो, बात बराबर ही है। अच्छा जैसे बात करते हैं मुर्गे में, तो कोलोरेक्टम कहां पर आकर ओपन होती है? कोलोरेक्टम, अरे क्लोएका के कौन से भाग में? यूरोडियम के अंदर। गलत है, कोप्रोडियम के अंदर। किसमें? कोप्रोडियम। जबकि यूरोजेनाइटेड डक्ट यानी कि यूरेटर और साथ में ओविडक्ट वाला पोर्शन, वो किसके अंदर? यूरोडियम के अंदर। और फिर ये किसके अंदर जाएंगे? प्रोक्टोडियम के अंदर। लिखो, दो चीजें नाम याद रखोगे, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज आईबीडी बोलते हैं इसको, और कारण है इसका रियो वायरस। क्लोएका में क्या होगा? इन्फ्लामेशन। इसी को बोलते हैं बिरना वायरस।
बेसिकली इसकी फैमिली होती है बिरनाविरिडी। विरिडी, इसीलिए इसको बिरना वायरस भी बोला जाता है। कई बार ऑप्शन के अंदर आईबीडी वायरस भी देखने को मिलता है आपको, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वायरस। एवियन एनसिफेलो माइलाइटिस। याद रख लेना थोड़ा सा। कारण है इसका पिकोरना वायरस, और अन्य नाम है इसका न्यू इंग्लैंड डिजीज, है ना। होशियारी वाला क्वेश्चन। विच डिजीज इज नोन एज न्यू इंग्लैंड डिजीज? एवियन एनसिफेलो माइलाइटिस। यहां पर हमारे मुर्गियों में विषाणु जनित रोग होते हैं। खत्म। हेडिंग डालोगे मुर्गियों में जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। शुरुआत वाली दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंबोरो को आईवीडी कहते हैं, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज कहते हैं, ये याद रखोगे। न्यू इंग्लैंड डिजीज आपके किसी काम की नहीं है।
जीवाणु जनित रोगों के अंदर पहला नाम लिखोगे पुलोरम डिजीज, लिख लिए। जीवाणु जनित रोग, सबसे पहले लिखोगे पुलोरम डिजीज। पुलोरम डिजीज, देखो इधर, कारण की अगर बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया है, नाम क्या है, साल्मोनेला पुलोरम। क्या नाम है? एक साल्मोनेलोसिस हुई थी पशुओं के अंदर, कौन से कारण? साल्मोनेला टाइफीमोरियम के कारण। पुलोरम डिजीज का अन्य नाम है बेसिलरी व्हाइट डायरिया। क्या नाम है? बेसिलरी व्हाइट डायरिया। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो 3 से 4 वीक की एज में सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट लक्षण, चाकी व्हाइट डायरिया। पुराने में ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना चौक, उस चौक को पानी के अंदर घोलने के बाद में चिपचिपा चिपचिपा सा, वैसा डायरिया इसके अंदर हो सकता है। स्पेसिफिक है, इसके अलावा और किसी बीमारी के अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, बड़े पक्षियों के अंदर अगर हो रहा है तो ग्रीन ब्राउनिश डायरिया होगा, अगर होगा तो, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो सल्फाडिमिडिन प्लस ट्राइमेथोप्रीम। बैक्टीरियल डिजीज है इसलिए एंटीबायोटिक काम कर जाएगी। ठीक है, तो बेसिलरी व्हाइट डायरिया नाम इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला पुलोरम इंपॉर्टेंट है, और चाकी व्हाइट डायरिया किसके, कौन सी बीमारी के अंदर होता है? पुलोरम डिजीज के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 वीक की एज के अंदर सर्वाधिक होता है, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा। लिखो। एक होती है फाउल टाइफाइड और एक होती है फाउल पैराटाइफाइड। दोनों साल्मोनेला स्पीसीज के कारण आती है।
साल्मोनेला गैलिनेरियम, और ये वाली आएगी साल्मोनेला टाइफीमूरियम। तो जो पशुओं के अंदर साल्मोनेलोसिस कर रही थी वो बेसिकली फाउल के अंदर क्या करती है, पैराटाइफाइड। लेकिन साल्मोनेला गैलिनेरियम की अगर बात करें तो ये क्या करेगी, फाउल टाइफाइड। एचएस किसके कारण आता है, किसके, पास्चुरेला मल्टोसिडा। एक आता है फाउल कोलेरा, ये होती है पास्चुरेला मल्टोसिडा से। किससे होगी, जो जानवरों के अंदर क्या करता है, एचएस। नाम नाम लिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। क्या, सल्फाडिमिडीन, ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइमेथोप्रिम पाउडर फॉर्म के अंदर ही आती है सर, पाउडर ही आता है इसका। क्या, चौथा है फाउल कोलेरा पास्चुरेला मल्टोसिडा। फाउल कोलेरा, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो सीआरडी, सीआरडी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। अच्छा सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपके सामने, रही चार नाम दे रखे हैं, साल्मोनेला पुलोरम, साल्मोनेला गैलिनेरियम, टाइफीमोरियम, पास्चुरेला मल्टोसिडा। अगर आपसे पूछा है कि एवियन पास्चुरोलोसिस किसके कारण होता है, क्या बोलोगे, है ना, कॉमन सेंस भी होती है कई बार, ध्यान रखना ऐसे। भरोसा नहीं, तुम लिखो रे। इस जो फाउल कोलेरा है इसको एवियन पास्चुरोलोसिस भी कहते हैं, लिख लो ये, पास्चुरेला एवियन पास्चुरोलोसिस। फाउल कोलेरा का भी नाम दिया हमने, एवियन पास्चुरोलोसिस। ठीक है,
5वें नंबर पे लिखो CRD, पूरा नाम है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। कारण की अगर बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी लिखा हुआ, तो इसका मतलब कौन से तंत्र से संबंधित? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। पक्षी मुंह खोलकर सांस लेते हैं। इसके अलावा होक जॉइंट में सूजन आ जाती है। कोई स्पेसिफिक है नहीं वैसे। माइकोप्लाज्मा कारण हो रही है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? टाइलोसिन। तो बेसिकली पाउडर फॉर्म के अंदर भी आता है टाइलोसिन। ये रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस माइकोप्लाज्मा के केस में। लिखिए लिख लिया। एक क्वेश्चन पूछा था, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस किसके कारण होती है? इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नोट डाल के लिखो। IB पूरा नाम लिखोगे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। वायरस जनित रोग है जो कोरोना वायरस के कारण होता है। मुर्गियों की डिजीज के अंदर ही ध्यान रखना है। हाँ, तुम ऐसे इधर उधर मत लेना, तुम्हारे वाला कोरोना नहीं है। यहाँ पर हम मुर्गियों के जीवाणु जनित रोग होते हैं, खत्म। हेडिंग डालो मुर्गियों में प्रोटोजोआ जनित रोग।
प्रोटोजोआ जनित रोग। कोक्सीडियोसिस, डियोसिस। अन्य नाम की अगर बात करते हैं, खूनी दस्त या खूनी पैचिस। लिखिए। कोक्सीडियोसिस। देखो इधर, कोक्सीडियोसिस की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार का कोक्सीडियोसिस है। एक तो होता है सीकल कोक्सीडियोसिस, और दूसरा होता है इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस। नाम से पता लग रहा है, जो सीकम में होगा वो सीकल कोक्सीडियोसिस, और जो इंटेस्टाइन के अंदर होगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से। सीकल कोक्सीडियोसिस की अगर बात करते हैं तो कारण नाम आता है आइमेरिया टिनेला। क्या नाम आता है? आइमेरिया टिनेला। 2 से 4 वीक की एज में सर्वाधिक। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो सीकम, रक्त से भरी हुई, हिमरेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दस्त कैसे होंगे? लाल रंग के दस्त। एनीमिया ज्यादा होगा, दस्त खून ज्यादा निकल रहे हैं तो, और मृत्यु भी अधिक होगी, मृत्यु भी ज्यादा होगी इसके अंदर। अगर बात करते हैं इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस की, कारण की अगर बात करते हैं तो आइमेरिया नेकाट्रिक्स। क्या नाम है? नेकाट्रिक्स। नेकाट्रिक्स। एज की अगर बात करते हैं तो ये 4 से 10 वीक की एज में सर्वाधिक होगा। किसके अंदर? 4 से 10 वीक की एज में सर्वाधिक होगा। इसके अलावा इन्फेक्शन यहां पर कहां पर होगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में, इसलिए पीले लाल दस्त मिलेंगे। दस्त। मृत्यु दर यहां पर क्या रहेगी? कम। कम। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, उपचार के क्या काम में लेते हैं? एम्प्रोलियम पाउडर। क्या काम में लेते हैं? पाउडर। नाम इंपोर्टेंट है, आइमेरिया टिनेला और आर्मेरिया नेकाट्रिक्स। सिकल कोक्सीडियोसिस कौन कोज करेगा? आइमेरिया टिनेला, और इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस आइमेरिया नेकाट्रिक्स। तो इतना ही याद रखना है। बाकी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में प्रोटोजोआ जनित रोग होती है? कोक्सीडियोसिस। लिखिए। सर सर्जरी की क्लास डलवाओ। कौन सी क्लास रह रही है तुम्हारी भाई?
2 नंबर 8 नंबर नोट करना है इनका। सर्जरी की क्लास बाकी है इस पेज के अंदर, 2 नंबर की और 8 नंबर की ऑनलाइन ही डली हुई, देख लेना। सर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के बारे में थोड़ा बता दो सर। बाइल पिगमेंट होते हैं, इतना थोड़ा सा ही वो होता है आपके लिए। लिखो चलो फिर बताएंगे। जिन्होंने लिख लिया हेडिंग डालेंगे मुर्गियों में टीकाकरण, वैक्सीनेशन इन पोल्ट्री। लिख लिया? चलो ए नंबर पे लिखो लेयर वैक्सीनेशन, लेयर वैक्सीनेशन। लेयर नहीं जानते क्या? हाँ जानते हो तुम, सब जानते हो तुम। चलो बनाते जाओ साथ के साथ ही। लेयर वैक्सीनेशन, यहां पर तो लिखेंगे डिजीज, यहां पर लिखेंगे एज, और यहां पर लिखेंगे रूट।
सबसे पहले आती है मैरेक्स, उसके बाद में आती है रानीखेत, तीसरे नंबर पे गंबोरो, चौथे नंबर पे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, पांचवें नंबर पे फिर से रानीखेत, और छठे नंबर पे आती है पोक्स। मैरेक्स की अगर बात करते हैं तो हर्पीज वायरस ऑफ टर्की, रानीखेत की अगर बात करते हैं तो F1 स्ट्रेन या लासोटा स्ट्रेन, और रानीखेत दोबारा से आती है उस टाइम पे मुक्तेश्वर स्ट्रेन, ये काम में लेनी है हमारे को, जिसको R2B भी बोलते हैं। टाइम की अगर बात करते हैं तो मैरेक्स हमेशा कौन से दिन पे? 0 डे पे, यही पूछी जाएगी और कोई सी नहीं पूछेंगे। रानीखेत की अगर बात करते हैं तो 4 से 10 दिन पे, गंबोरो की अगर बात करते हैं तो 18 से 25 दिन या 24 दिन, ये 24 से 48 दिन, 8 से 9 वीक, और पोक्स की अगर बात करते हैं तो 10 से 11 वीक। अगर बात करते हैं इनके रूट की, इंट्रानेजल नाक से, इंट्राओक्यूलर आंख से, इसके अलावा ओरली नहीं, ये इंट्राओक्यूलर ही है, ये ओरली है, ये सबकट है, और ये IM है। इंट्रानेजल का मतलब होता है नाक से, और इंट्राओक्यूलर का मतलब होता है आंख से। याद रखने के लिए एक ही चीज, 0 डे वैक्सीनेशन किसके अंदर करते हैं? मैरेक्स के अंदर। जोर जोर से ही बोल लो तुम, ऐसे धीरे धीरे क्या बोलते हो? रानीखेत के 2 बार लिखे हैं अपने, दोनों बार अलग अलग स्ट्रेन काम में लिए हैं अपन ने। पहली बार जब रानीखेत लगा रहे होते हैं तो F1 या लासोटा स्ट्रेन काम में लेते हैं, जबकि दूसरी बार लगाते हैं तो रानीखेत का मुक्तेश्वर स्ट्रेन या R2B स्ट्रेन काम में लेते हैं हम।
फीसेस का जो ब्राउन कलर होता है वो होता है स्टर्कोबिलिन के कारण, या फिर स्टर्बिलिन, दोनों कारण हो सकता है। और अगर बात करते हैं यूरिन के येलो कलर की, कलर यूरोबिलिन, और इस यूरोबिलिन को यूरोक्रोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों ही बिलिरुबिन बिलिवर्डिन के दोनों में से कौन सा? हाँ, चलो सुनो, एनाटॉमी की कल क्लास अपनी 7 से 11 पुरानी बिल्डिंग के अंदर 3 नंबर रूम, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है ना, 7 बजे से। क्या कर रहे हो? टॉपिक तो जहां से तुम्हारे को छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहे हो? आप आ जाओगे क्या? नहीं, मैं तो आ जाऊंगा, आप अपनी सोचो सर। हाँ, हमारी कहाँ होगी सर? तुम्हारी जहां पर आज है वहीं पे होगी, ऑनलाइन वालों की तो तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो ब्रोइलर वैक्सीनेशन। ओके, बस लास्ट। लिख लिया सबने? ब्रोइलर वैक्सीनेशन, ब्रोइलर ब्रोइलर क्या काम आता है? मांस उत्पादन के लिए। और मुर्ग लेयर, तो ये बेसिकली किसके लिए था? लिखो ब्रोइलर वैक्सीनेशन, सेम सारणी बनाओ ऐसे, सेम टू सेम ऐसी, डिजीज, एज और रूट। ब्रोइलर वैक्सीनेशन, डिजीज, एज और रूट। जीरो डे पे कौन सी लगाएंगे? लिखो सबसे पहले मैरेक्स डिजीज, दूसरे पे रानीखेत, तीसरी पे गंबोरो, और चौथे नंबर पे आती है वापस से रानीखेत। वही पुरानी वाली मैरेक्स के अंदर एचवीटी, हर्पीज वायरस ऑफ टर्की। रानीखेत के अंदर F1 या लासोटा। गम्बोरो के अंदर कोई स्पेसिफिक है नहीं,
रानीखेत के अंदर वापस से R2B और लासोटा दोनों लगा सकते हो, कोई से भी। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। यहाँ पर वही 0 डे, 4 से 10 डे, 18 से 21 और 30 से 35। रूट की अगर बात करते हैं तो वही है इंट्रानेजल, इंट्रा ओक्यूलर, ये भी इंट्रा ओक्यूलर, और ये वाला लगेगा IM। उतारो। पशुओं के अंदर वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए FMD है। तो FMD के अंदर लिखा था अपने कि 3 से 4 मंथ के एज के ऊपर प्राइमरी वैक्सीनेशन, उसके 1 महीने बाद में बूस्टर वैक्सीनेशन। और लार्ज एनिमल के अंदर अगर पहली बार वैक्सीनेशन कर रहे हो तो बूस्टर वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद में रिपीट कितने टाइम पे, 6 महीने बाद में। ठीक है। बाकी और बीमारियों के अंदर ईयरली वैक्सीनेशन करते हैं हम, है ना। और प्राइमरी वैक्सीनेशन वही 3 से 4 महीने की एज के ऊपर करेंगे, और बूस्टर वैक्सीनेशन 1 महीने बाद में। तो कोई खास स्पेसिफिक है नहीं, इसलिए अपन लिखेंगे भी नहीं उनको ज्यादा। फिर भी कोई आए तो देख लेना, बस नोट कर लेना कहीं से भी। ठीक है ना। पोल्ट्री डिजीज सर, लेयर और ब्रॉयलर का मतलब क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो यहाँ पर हमारी जो डिजीज है, मेडिसिन वाली पोर्शन है, वो कंप्लीट होता है। एक जनरल मेडिसिन से है ना, ध्यान रखोगे टेस्ट हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा पॉजिटिव एजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हर एक बीमारी, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे वो प्रोटोजोल हो, चाहे वो बैक्टीरियल, चाहे वायरल, सबका पॉजिटिव एजेंट आपको याद होना चाहिए। दुनिया भर के पॉजिटिव एजेंट लिखे हमने, है ना, दुनिया भर के। लेकिन वो पूछे वही जो रेगुलर यूज के अंदर आते हैं, उन्हीं के जाएंगे आपसे। जैसे कि FMD हो गया, रिंटरपेस्ट हो गया, इधर फाउल पॉक्स हो गया, है ना। इनके बैक्टीरियल डिजीज के अंदर FMD, HSBQ जो नॉर्मली होते रहते हैं, उन्हीं के पूछे जाते हैं। ज्यादा डिटेल्स पूछी आपसे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर सब्जेक्ट वाइज लिखा है मैंने, तंत्र वाइज, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पूछी जाती है पाचन तंत्र से संबंधित, और उसमें भी वही रूटीन लिए हैं। एसिड डाइजेशन, एसिडोसिस हो गया, एल्कोलोसिस, इसके अलावा चोक हो गया है, इसके अलावा ब्लोट या आफरा हो गया है, घोड़े के अंदर कोलिक हो गई है। ये इनके नाम याद रखते हैं हमारे को। सिंपल टर्म्स अपन ने लिखी है, लेकिन अभी तक पूछी नहीं गई। लेकिन उसके अलावा जनरल मेडिसिन के अंदर से उपकरणों के नाम आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा उपकरण किसके लिए काम में आता है, तो वो सारा का सारा याद रखोगे आप। ठीक है ना। तो मेडिसिन का विधिवत समापन यहाँ पर हो रहा है। कल 7 से 11 अपने को एनाटॉमी क्लास लेनी है, 3 नंबर रूम, पुरानी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है ना। रही बात गायनी की, तो गायनी की जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। जो चल रहा है उसके ऊपर तो ध्यान दे पहले।